हेलो एवरीवन, मैं संगीता गुसाई हमेशा की तरह आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। हम क्लास 10th साइंस का 3rd चैप्टर पढ़ रहे हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि धातु एवं अधातु। इससे पहले के वीडियो में हमने कवर कर लिया था धातुओं तथा अधातुओं के भौतिक गुणधर्म, और इस वीडियो में हम कवर करेंगे धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। वैसे तो धातु अनेकों प्रकार के रसायनों के साथ मिलकर अन्य उत्पाद बनाता है, अनेकों उत्पाद बनाता है, लेकिन आपके पास जो सिलेबस में है वो है धातुओं की ऑक्सीजन, जल, अम्ल और अन्य धातु लवण विलयनों के साथ अभिक्रिया। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। अगर आपने कर लिया है ऑलरेडी तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहला पॉइंट है कि धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, यानी जब धातु ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो उसके फलस्वरूप क्या बनता है। यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूँगी कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया का मतलब होता है कि जब आप धातु को ऑक्सीजन की उपस्थिति यानी कि हवा में, एयर में उसको जलाते हो, आग के संपर्क में लाते हो, तो वही हमारा क्या कहलाता है, ऑक्सीजन के साथ धातुओं की अभिक्रिया कहलाता है। तो बिल्कुल एक कॉमन सी चीज़ है कि लगभग सभी धातुएं, सभी मेटल ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, यानी कि जो धातु होगी ना, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, कॉपर के साथ, कॉपर को जब जलाया जाता है यानी उसे हवा की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो वो कॉपर ऑक्साइड बनाता है। इसी तरह से जो भी धातु होगी ना उसी का ऑक्साइड बनेगा। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो आयरन ऑक्साइड, जिंक जिंक ऑक्साइड। समझ रहे हो ना, मतलब जो भी धातु होगी उसी धातु का ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, ये तो पहला पॉइंट हो गया। अब विभिन्न धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अलग अलग क्रियाएं होती हैं, मतलब ऑक्साइड तो वो बनाते ही हैं, धातु ऑक्साइड। जैसे कि यहाँ पर पोटेशियम ने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की तो पोटेशियम ऑक्साइड बनाया, और इसी तरह से सोडियम ने सोडियम ऑक्साइड, लिथियम करेगा तो लिथियम ऑक्साइड बनाएगा, है ना। लेकिन ये प्रतिक्रिया कैसे करते हैं? जो पोटेशियम, सोडियम और लिथियम है ये बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं, यानी मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। अब ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं या इतने ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं कि अगर आप इन्हें ओपन रखोगे तो ये तुरंत ही वायु में उपस्थित जो ऑक्सीजन है उसके साथ अभिक्रिया कर आग पकड़ लेती है ना। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि हम सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं डुबो के, तो उसका आंसर यही है कि बहुत ज़्यादा क्रियाशील धातुएं हैं, इसीलिए इन्हें आग से बचाने के लिए या आग न लगे इसके लिए हम केरोसिन ऑयल में यानी मिट्टी के तेल में डुबो के रखते हैं। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड, ये जो धातुएं हैं ये वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ धीरे धीरे क्रिया करती हैं, है ना, और अपने ऊपर ऑक्साइड की यानी धातु ऑक्साइड की एक पतली परत बना लेती हैं। जैसे कि एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक पतली लेयर बना लेता है ना। आपने देखा भी होगा एल्यूमिनियम के बर्तन में कभी कभी एक ग्रे कलर का एक लेयर बनी होती है, वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की होती है। इसी तरह से मैग्नीशियम की भी, और जो आपके सामने धातुएं हैं इन सब में ऊपर जो है वो एक पतली परत बन जाती है। दूसरी तरफ आयरन और मैग्नीशियम को अगर हम डायरेक्ट फ्लेम यानी कि आग के संपर्क में लाएं तो लोहा वैसे अपने आप में नहीं जलता है, वो पिघल सकता है, मेल्ट हो सकता है, लेकिन उसमें आग नहीं लगती है। लेकिन मैग्नीशियम को जब आप मैग्नीशियम रिबन को आग के संपर्क में लाते हैं तो वो बहुत ही तेज़ी से जलने लगता है, जैसे कुछ कुछ फुलझड़ी जैसे हैं। लेकिन लोहे का चूर्ण यानी अगर आयरन पाउडर हो उसे हम आग में फेंकते हैं तो बहुत तेज़ी से ज्वाला जो है वो भड़कने लगती है, यानी कि लोहे का चूर्ण जलता है। यदि हम बात करते हैं तांबे की यानी कॉपर की, कॉपर को जब डायरेक्ट जलाया जाता है तो वैसे वो नहीं जलता, ठीक है, लेकिन अगर आप देर तक उसको आग के संपर्क में रखेंगे तो उसके ऊपर एक परत, काले रंग की परत जो है वो लग जाती है, चढ़ जाती है, और वो परत होती है कॉपर ऑक्साइड की,
है ना। दूसरी तरफ हम बात करें सोना, चांदी और प्लेटिनम की, तो ये धातुएं बहुत कम क्रिया करती हैं ऑक्सीजन के साथ, ना के बराबर। तो अब तक आपने पूरा ऑक्सीजन से अभिक्रिया आपने पढ़ी है, उससे आपका निष्कर्ष यही निकलता है कि सबसे अधिक क्रियाशील जो धातुएं हैं वो सोडियम, पोटेशियम और लिथियम हैं। उसके बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक, फिर आयरन और कॉपर, और सबसे कम क्रियाशील धातुएं सोना, चांदी और प्लेटिनम है। ठीक है, अब इनकी क्रियाशीलता को लेकर के एक सारणी बनी है जिसे हम सक्रियता श्रेणी सारणी कहते हैं। वो मैं आपको डिटेल में अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ओके, यदि प्रश्न पूछा जाए कि धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो फलस्वरूप क्या क्या बनाती हैं, यानी कौन से उत्पाद बनाती हैं, तो आप सिंपली लिखोगे कि जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो सर्वप्रथम तो धातु ऑक्साइड बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करती हैं, और उसके बाद यही धातु ऑक्साइड फिर से जल के साथ रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है, क्योंकि वो ऑलरेडी जल में है ना। पहले धातु ऑक्साइड बनाएगा और फिर ये धातु ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया कर धातु हाइड्रोक्साइड बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो आप सीधा सीधा लिखोगे कि धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है तो धातु ऑक्साइड या धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। अब हम जान लेते हैं कि अलग अलग धातुएं जल के साथ अभिक्रिया कर क्या प्रतिक्रिया करती हैं। देखो, धातु हाइड्रोक्साइड तो बनाएंगी, हाइड्रोजन गैस बनाएंगी, लेकिन वो कितनी क्रिया कर पाती हैं? तो सोडियम और पोटेशियम जो हैं वो बहुत तेज़ी से जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, ठंडे जल के साथ भी, और हाइड्रोजन गैस और साथ में हाइड्रोक्साइड बनाती हैं, अपने हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण है, पोटेशियम ने जल के साथ अभिक्रिया की तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाई। इसी तरह से सोडियम ने भी। और जो कैल्शियम है वो मतलब इतनी तेज़ी से नहीं करती अभिक्रिया, लेकिन अभिक्रिया करती है, क्रियाशील होती है, और वो भी हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस और साथ में ऊष्मा उत्सर्जित करती हैं, यानी कि ये एक्सोथर्मिक ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं भी कहलाती हैं। ठीक है, मैग्नीशियम ठंडे जल में अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन यदि उसकी गर्म जल के साथ अभिक्रिया कराई जाए तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है, यानी कि प्रोडक्ट तो वही बन रहा है, हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, लेकिन इनकी सिर्फ जो अभिक्रियता है ना वो कम या ज़्यादा है ना। जो सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातुएं हैं वो ज़्यादा उग्रता से अभिक्रिया करती हैं, और कम क्रियाशील धातुएं धीरे धीरे अभिक्रिया करती हैं। इसी तरह से एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन केवल भाप के साथ अभिक्रियाएं करती हैं। इसका मतलब वो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, और साथ में अपने संगत ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज करती हैं। जैसे कि यहाँ पे आयरन ने जब स्टीम के साथ रिएक्शन की, स्टीम मतलब भाप है ना, तो आयरन ऑक्साइड बनाया और साथ में हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करी। इसी तरह से लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ये जल के साथ अभिक्रियाएं नहीं करती। आपने देखा कि ये बहुत कम क्रियाशील धातुएं हैं, तो ये काफ़ी पदार्थों के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं। अब हम पढ़ेंगे कि धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया करने के फलस्वरूप क्या बनाते हैं। तो सभी धातुएं तनु अम्ल के साथ, तनु आपको पता है जिसमें कि थोड़ा सा जल की मात्रा होती है ना, तनु अम्ल के साथ, एसिड्स के साथ धातु लवण बनाते हैं, यानी सॉल्ट बनाते हैं, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं। जब HCl के साथ अभिक्रिया होती है तो कोई भी धातु वो एक तो क्लोराइड बनाएगा उसी धातु का और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। यहाँ पर अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम क्लोराइड बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, जो कि बहुत ही विस्फोटक होती है। हाइड्रोजन गैस का स्वभाव बहुत विस्फोटक होता है, तो ये तुरंत ही क्या करता है, ब्लास्ट कर देता है सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, और इसी तरह से जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है तो सल्फेट बनाते हैं, यानी कि धातु सल्फेट। जो भी धातु होगी उसका वो सल्फेट बनाएगा, और हाइड्रोजन गैस तो सभी में कॉमन है, और इसी हाइड्रोजन गैस के कारण विस्फोटक की क्रिया होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल दे दिया, पोटेशियम सल्फ्यूरिक एसिड, और उसके फलस्वरूप क्या बनाता है, पोटेशियम सल्फेट। अब आई डोंट नो अभी तक कितने बच्चे मेरे साथ बने हुए हैं इस वीडियो में। अगर आप बने हुए हो तो वाकई आप पढ़ना चाहते हो। आगे बढ़ते हैं। अन्य धातु लवण विलयन के साथ धातुओं की क्या अभिक्रिया होती है। देखिए,
ये सेम आपके जो चैप्टर 1 है ना, उसमें जो द्विविस्थापन अभिक्रियाएं हैं उसी वही हैं ये एक्चुअली, लेकिन इनको दूसरी तरह से एक्सप्लेन किया गया है कि अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु लवण के धातु को विस्थापित कर देती है, उसे अपनी जगह से हटा देती है। एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा। यहाँ पे आयरन जो कि लोहा है, जब उसे कॉपर सल्फेट के विलयन के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है या कॉपर सल्फेट के विलयन में उसे डुबाया जाता है, तो क्योंकि जो आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है, ठीक है, तो आयरन क्या करता है, कॉपर को अपनी जगह से हटा देता है। देखो कॉपर सल्फेट था, अब आयरन ने कॉपर की जगह ले ली तो आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर दूसरी तरफ विस्थापित हो गया। इसी तरह से अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु लवण विलयन से उसको हटाकर उसकी जगह ले लेती है, ठीक है, जो जितनी क्रियाशील होगी वो उतना विस्थापित करेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर और ज़्यादा मैं एक्सप्लेन करती जाऊंगी तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, और रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।